दोस्तों साल 2015 में आईआईटी से ग्रेजुएट हुआ एक लड़का अपने दमदार स्टार्टअप आइडिया के साथ फुल कॉन्फिडेंस में इन्वेस्टर्स के पास जाता है, पर इसके आइडिया को सुनते ही एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 75 बार इसे ठुकरा दिया जाता है। लेकिन पता है आज वही स्टार्टअप 100 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू का बन चुका है। इतना ही नहीं, ओला और उबर जैसे बड़े जायंट को भी इसने बाइक टैक्सी सेक्टर में पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रैपिडो की, जिसने इंडियन मार्केट की नीड्स को समझा और पहली बार 2 व्हीलर टैक्सी सर्विसेज की शुरुआत की। लेकिन सवाल ये है कि इतनी कम रिसोर्सेज के बावजूद भी रैपिडो ने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की कि इनके लीगल बैटल्स का सामना करते हुए ये एक यूनिकॉर्न बना। और वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जिनके बदौलत इसने ओला और उबर जैसे बड़े जायंट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे। लेकिन दोस्तों जानने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों रैपिडो की कहानी शुरू होती है साल 2015 में, जब 3 दोस्त अरविंद सांका, पवन गुंटुपल्ली और एसआर ऋषिकेश एक साथ मिलकर कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। ये तीनों दोस्त पहले द कैरियर नाम की एक लॉजिस्टिक कंपनी चलाते थे, जिसका काम शहर के अंदर ट्रकों के जरिए सामान की डिलीवरी करना था। उनका ये बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, क्योंकि द कैरियर ने बड़ी बड़ी कंपनी जैसे की फ्लिपकार्ट और डिलीवरी के साथ भी काम स्टार्ट कर दिया था। फिर जैसे ही ऑनलाइन डिलीवरी का ट्रेंड बढ़ा तो द कैरियर ने पहले ही साल में 300 व्हीकल्स का नेटवर्क बना लिया। लेकिन दोस्तों सवाल तो ये आता है कि जब सब कुछ अच्छा चल ही रहा था तो फिर इन तीनों ने रैपिडो की शुरुआत क्यों की? कि किसी भी बिजनेस को बिल्कुल जीरो से शुरू करना, वो भी आज के इस हाई कंपटीशन मार्केट में, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इनका लॉजिस्टिक्स का बिजनेस तो पहले से ही अच्छा चल रहा था। तो दोस्तों इसके पीछे एक डीप फैक्ट है। एक्चुअली द कैरियर के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि ये एक B2B लॉजिस्टिक कंपनी थी, जिसका मेन काम था बिजनेस को लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करना। इस बिजनेस मॉडल की वजह से कंपनी की ग्रोथ काफी धीमी थी, क्योंकि B2B ऑपरेशन में स्केलेबिलिटी अक्सर लिमिटेड ही होती है। इस चैलेंज को समझते हुए कंपनी के फाउंडर्स ने महसूस किया कि अगर उन्हें रैपिडली ग्रोथ चाहिए तो कुछ नया और इनोवेटिव सोचना होगा। और कुछ इस तरह से उनके मन में टैक्सी सर्विसेज का आइडिया मिलता है, जो कि टैक्सी सर्विसेज का एक ऐसा मॉडल है जो कि डायरेक्टली एंड यूजर यानी कि आम जनता को टारगेट करता है। यानी कि यहाँ पर अगर कुछ भी अच्छा किया जाए तो फिर ग्रोथ 100% पक्की है। लेकिन रियलिटी में चीजें इतनी आसान नहीं थी कि जितनी नजर आ रही थी। अब दोस्तों पूरी बात समझने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी होगा कि भारत का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन ईयर बुक के अकॉर्डिंग इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स हैं, क्योंकि साल 2020 के दौरान इंडिया में टोटल 32 करोड़ 63 लाख व्हीकल्स हैं, जिनमें से 2 व्हीलर्स की संख्या करीब 75% थी। और इससे साफ पता चलता है कि हमारे देश के अंदर कार्स की तुलना में 2 व्हीलर्स जैसे कि बाइक और स्कूटर्स का काफी क्रेज है, क्योंकि एक तो ये कार के मुकाबले में काफी अफोर्डेबल होते हैं और दूसरा इनकी मेंटेनेंस भी काफी आसान होती है। और इसके अलावा 2 व्हीलर फ्यूल एफिशिएंसी होने के साथ साथ पतली गलियों और भीड़ भाव वाले ट्रैफिक में भी काफी प्रैक्टिकल साबित होते हैं। ऐसे में फाउंडर्स को लगा कि अगर वो 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर टैक्सी सर्विस की शुरुआत करते हैं तो फिर लोगों को कम पैसों में ट्रैवल करने के लिए एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। और इस स्टार्टअप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इस 2 व्हीलर टैक्सी सर्विस का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं हुआ करता था। और फिर इसी सोच के साथ 2015 में रैपिडो की शुरुआत हुई, जहाँ कुछ समय तक इसे सेल्फ फंडेड ही रखा गया। लेकिन फिर कुछ ही समय में फाउंडर्स को महसूस होने लगा कि बिजनेस को बड़े पैमाने पर एक्सपेंड करने के लिए एक्सटर्नल फंडिंग उठानी ही पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा इन्वेस्टर्स को मनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला था। इसके ऑपोजिट उस टाइम पर ओला और उबर अपनी कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के जरिए इंडिया में बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो रहे थे। इनके पास फंडिंग की तो कोई कमी नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर ये अपने ड्राइवर को बड़े बड़े ऑफर्स दे रहे थे, जैसे कि फ्लैट्स, फॉरेन ट्रिप और महीने के 1 लाख रुपए तक की इनकम। इस लालच में आकर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर ओला उबर के ड्राइवर बनने लगे। यहाँ तक कि लोगों ने तो लोन लेकर नई नई गाड़ियां खरीद ली थी। साथ ही ये कंपनी कस्टमर्स को भी लुभाने के लिए भारी डिस्काउंट भी ऑफर कर रही थी, ताकि वो इनकी सर्विसेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। वहीं दूसरी तरफ रैपिडो की बाइक टैक्सी लोगों के लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट था। इन शॉर्ट ज्यादातर कस्टमर पहले से ही 2 वेल एस्टैब्लिश सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में उनके बीच विश्वास पाना रैपिडो के लिए काफी चैलेंजिंग टास्क था। इसलिए फाउंडर्स चाहते थे कि उन्हें जल्द से जल्द फंडिंग मिल जाए, ताकि वो कंपनी की ग्रोथ के लिए काम पर लग जाए। इसके लिए ये तीनों फाउंडर्स कई अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास गए, लेकिन वहाँ से इन्हें सीधे तौर पर इनकार का सामना करना पड़ा। इस तरह इन्होंने करीब 75 VC से संपर्क किया, लेकिन सभी ने इनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। किसी ने कहा कि ओला और उबर के होते हुए ये आइडिया बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तो किसी का कहना था कि रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विस का कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि भारत में महिलाएं किसी अजनबी पुरुषों के साथ में बाइक पर बैठना कभी पसंद नहीं करेंगी। लेकिन इन सभी रिजेक्शंस के बाद भी फाउंडर्स ने कभी हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार उन्हें 3 ऐसे इन्वेस्टर्स मिले जिन्होंने इनके आइडिया को खूब पसंद किया और कंपनी को फंडिंग भी प्रोवाइड की। इसमें एक तो
थे शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल, दूसरे थे अनअकैडमी के फाउंडर गौरव मुंजाल और तीसरे स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल। लेकिन रैपिडो की इस कहानी में सबसे अहम किरदार रहा पवन मुंजाल जी का, जो कि हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ हैं। उन्होंने न सिर्फ रैपिडो में इन्वेस्ट किया बल्कि एक ऐसी सलाह भी दी जो कि कंपनी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक्चुअली पवन मुंजाल ने सलाह दी थी कि रैपिडो को बड़े शहरों पर ज्यादा फोकस न करके टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि बड़े शहरों में पहले से ही ओला और उबर जैसी कंपनीज का दबदबा था और इन दोनों के बीच में काफी तगड़ा कंपटीशन चल रहा था। ऐसे में एक नई कंपनी के लिए वहां पैर जमाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। इसके अलावा टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में ये दिग्गज कंपनियां उतनी एक्टिव नहीं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां टीयर 1 शहरों में लोगों की इनकम एवरेज से ज्यादा होती है, और जब बड़े शहरों में ओला और उबर जैसी कंपनीज आसानी से ऑन एन एवरेज 200 से 300 रुपए पर राइड चार्ज कर लेती है, लेकिन छोटे शहरों में उनका ये मॉडल कुछ खास सफल नहीं रहा था। इसी वजह से रैपिडो के पास इन छोटे शहरों में अपनी पकड़ बनाने का सुनहरा मौका था। हालांकि शुरुआत में ये आइडिया फाउंडर्स को थोड़ा रिस्की लगा, लेकिन रैपिडो की टीम ने मुंजाल के एक्सपीरियंस और बिजनेस इनसाइट्स पर भरोसा किया, और फिर यहीं से शुरू हुआ रैपिडो की ग्रोथ का वो नया चैप्टर, जिसमें इन्हें देश भर के छोटे शहरों में सबसे पॉपुलर और ट्रस्टेड बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म बना दिया। और दोस्तों, रैपिडो ने इस तरीके से एक अलग और शानदार शुरुआत की जो कि बाकी कंपनी से बिल्कुल ही अलग थी। अब जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ओला और उबर ने शुरुआत में पैसा बर्न करके अपने ड्राइवर को बहुत ही बड़े बड़े इंसेंटिव्स दिए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना कमीशन बढ़ाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में वो अपने ड्राइवर से कमीशन के रूप में उनकी कमाई का 10% ही लेते थे, जो कि बाद में बढ़ाते बढ़ाते 40% तक पहुंच गया, जिससे ड्राइवर्स की इनकम कम होने लग गई और उनमें नाराजगी बढ़ने लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रैपिडो ने कमाल की स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने अपने ड्राइवर, जिन्हें वो कैप्टन कहा करते हैं, उनको कोई भी लुभावनी ऑफर नहीं दी। रैपिडो ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोग जिनके पास दिन के कुछ घंटे भी फ्री हैं, इस दौरान वो रैपिडो के कैप्टन बन सकते हैं और अपनी साइड इनकम या पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। इसके अलावा रैपिडो ने कहा कि ज्वाइन रैपिडो एंड बी योर ओन बॉस। हालांकि उनके अलावा बाकी कंपनीज का भी यही स्टेटमेंट था, लेकिन उनके प्लेटफॉर्म पर पेमेंट वीकली या फिर मंथली सेटलमेंट होता था। ऐसे में रैपिडो के फाउंडर्स ने देखा कि ये तो सैलरी की तरह है, फिर इसमें खुद का बॉस बनने वाली क्या बात है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए रैपिडो ने अपने कैप्टन्स को कस्टमर्स से सीधे पेमेंट लेने की सुविधा दी, जिससे उन्हें राइड कंप्लीट करते ही तुरंत पैसे मिल जाया करते थे, और उसमें से वो रैपिडो को 15% के अराउंड कमीशन पे करते थे। ये अप्रोच कैप्टन्स को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने रैपिडो से साइड इनकम के बजाय फुल टाइम इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया। इस तरह से रैपिडो ने बहुत ही कम समय में शानदार ग्रोथ देखी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कंपनी ने न सिर्फ भारी कंपटीशन का सामना किया, बल्कि कई तरह के लीगल इश्यूज को भी फेस करके अपना बहुत बड़ा नुकसान भी करवा लिया। तो ये बात है अक्टूबर 2018 के कोयम्बटूर की। एक्चुअली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रैपिडो की बाइक्स को सील कर दिया था, क्योंकि ये बिना किसी वैलिड परमिट के वहाँ अपनी सर्विस ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी, क्योंकि यही से रैपिडो एक लंबे कानूनी बैटल में फंसता चला गया। और अभी तो रैपिडो अपने कोयम्बटूर वाले मामले में उलझा ही हुआ था कि तभी फरवरी 2019 में बेंगलोर के अंदर रैपिडो और ओला की 200 से भी ज्यादा बाइक्स को सीज्ड कर दिया गया। असल में वहाँ के स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बाइक टैक्सी को इलीगल घोषित कर दिया था। साथ ही अथॉरिटीज का कहना था कि इन कंपनीज के पास रिक्वायर्ड लाइसेंस नहीं थी, जो कि कानून के खिलाफ है। इस वजह से रैपिडो को वहाँ पर अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ गए। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, जिससे निकलने के लिए रैपिडो ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी मुसीबतों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। एक्चुअली 2019 में बेंगलोर की सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने एक बार फिर से एक्शन लेते हुए रैपिडो ने 170 से भी ज्यादा बाइक्स को जब्त कर लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब रैपिडो बेंगलोर में अपनी सर्विसेज को बंद कर चुका था, तो फिर दोबारा से उसके 170 बाइक्स को जब्त क्यों किया गया? क्या वो अपने ऑपरेशंस को इलीगली ऑपरेट कर रहे थे? वेल, इसके पीछे भी एक बहुत फिल्मी कहानी है। तो असल में दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि एक दिन बेंगलोर पुलिस को शक होता है कि गवर्नमेंट के बैन करने के बावजूद रैपिडो अपनी बाइक टैक्सी सर्विस को ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। रैपिडो अपनी बाइक टैक्सी सर्विस को ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जो कि सभी को हैरान कर देते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि रैपिडो के कैप्टन फूड डिलीवरी बॉय के वेश में काम कर रहे हैं। उनके पास फूड डिलीवरी का बैग है और यहाँ तक कि कुछ ने तो यूनिफॉर्म भी पहन रखी है, लेकिन वो फूड की डिलीवरी ना करके बाइक टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब पुलिस को जैसे ही इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत ही रैपिडो के 170 बाइक्स जब्त कर ली और कंपनी पर लीगल एक्शन भी किया गया। लेकिन फिर कुछ समय के बाद स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें थोड़ी रिलीफ मिलती है। बाद में रैपिडो ने उनकी सर्विस तमिलनाडु में फिर से शुरू कर दी और फिर दोबारा से कंपनी ने नए नए ऑफर्स और अलग अलग तरीके से स्ट्रेटेजीज का यूज करके अपनी प्रेजेंस डेवलप की। और इतना ही नहीं, रैपिडो की कैब टैक्सी भी कुछ इस समय में काफी पॉपुलर हो गई थी। और दोस्तों, रैपिडो ने अपनी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बड़े ही स्मार्टली से निकाला। अब आज के टाइम पे देखें तो रैपिडो क्विक कॉमर्स कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि वो
इस तेजी से बढ़ती मार्केट में अपनी पोजीशन बना सके। और दोस्तों कुछ इसी तरह की कमाल की स्ट्रेटेजीज को ही अपनाकर सिर्फ 9 सालों में ही रैपिडो एक यूनिकॉर्न बन गया है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में जहां इसका रेवेन्यू 158 करोड़ रुपए था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 497 करोड़ रुपए हो गया है। अब इसी के साथ दोस्तों आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों ये सभी बातें तो आपने जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नोकिया कैसे शानदार तरीके से अपना कमबैक कर रहा है? तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।